हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स के करंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले न्यूज़ की ओर चलते हैं। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का नई दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने 2009 से 2012 तक वाणिज्य मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें 2012 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 साल तक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वह पूर्व आयकर आयुक्त भी रह चुके हैं। वह पूर्व आयकर आयुक्त भी थे। अब चलिए थोड़ा ट्राई के बारे में जानते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह टैरिफ, सेवा की गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष पी.डी. वाघेला हैं। तो ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष पी.डी. वाघेला हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। उन्होंने होशंगाबाद में नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। होशंगाबाद का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक शहर है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह होशंगाबाद जिले और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय है। इस शहर का नाम होशंग शाह के नाम पर रखा गया है। इस शहर का नाम होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। यह नर्मदा नदी के किनारे घाटों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विजय सांपला को अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय सांपला को अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया है। रामशंकर कठेरिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मई 2020 से यह पद खाली था। कोरोना काल के कारण इस पद के लिए कार्यालय द्वारा किसी को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए यह पद मई 2020 से खाली था। विजय सांपला इससे पहले 2014 से 2019 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब दलित विकास परिषद, भारत गौरव और पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 2009 से 2012 के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC
के विशेष के लिए थोड़ा देखते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जाति और एंग्लो भारतीय समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग अगस्त 1978 में बनाया गया था। 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की जगह ले ली। इसका गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया था। सूरजभान 2004 में स्थापित पहले अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। सूरजभान 2004 में स्थापित पहले अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सूरजभान पहले थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति एनसीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। छठी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2021 में विजय सांपला को अध्यक्ष और श्री अरुण हल्दर को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो छठी अनुसूचित जाति के लिए विजय सांपला को अध्यक्ष के रूप में और श्री अरुण हल्दर को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 338 ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन के नाम पर एक अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। नासा के गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन के नाम पर एक स्पेस स्टेशन आपूर्ति अंतरिक्ष यान 8000 पाउंड कार्गो के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। एस कैथरीन जॉनसन नॉर्थरोप ग्रूमैन साइंस के अंतरिक्ष यान को 20 फरवरी को वर्जीनिया में नासा केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह नासा के लिए नॉर्थरोप ग्रूमैन का 15वां स्पेस स्टेशन आपूर्ति अंतरिक्ष यान है। यह विज्ञान और अनुसंधान कर्मी दल और वाहन हार्डवेयर से संबंधित आपूर्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा है। यह मांसपेशियों प्रयोग में सहयोग करेगा और अंतरिक्ष स्टेशन पर डेटा प्रसंस्करण गति बढ़ाने के लिए कंप्यूटर उपकरण लाया है। कैथरीन जॉनसन के विशेष के बारे में जानते हैं। कैथरीन जॉनसन पहले अमेरिकी मानव अंतरिक्ष यान की सफलता के पीछे वैज्ञानिकों में से एक है। उन्होंने नासा के विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काम किया था, जिसमें अपोलो कार्यक्रम भी शामिल था। वह कक्षीय यांत्रिकी की गणना के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म हिडन फिगर के बाद उनके काम को और अधिक पहचान मिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 विजेता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में फिल्म हस्तियों के योगदान की सम्मानित करने के लिए की गई थी। देविका रानी इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है
और ढूंढीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार ढूंढीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। यह फिल्म, टेलीविज़न, संगीत और OTT के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विशेष के बारे में जानते हैं। 2021 में विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को छपाक में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी को छपाक के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया जाएगा। वेब सीरीज पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल आश्रम के लिए दिया जाएगा। एक वेब सीरीज महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुष्मिता सेन आर्य को लिए दिया जाएगा। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992। आलोचकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कियारा आडवाणी को दिया जाएगा। आलोचकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मरणोपरांत सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की विजेताओं सूची में डाला गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लूडो के लिए अनुराग बासु को, टेलीविज़न सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुरभि चंदना को, टेलीविज़न सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धीरज धूपर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 के लिए दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। केंद्रीय कैबिनेट ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पुडुचेरी में किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को शासन लागू करने की मंजूरी दी है। हाल ही में वी नारायण स्वामी ने विधानसभा में बहुमत खोने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन के विशेष के बारे में जानते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन को लगाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित शर्तों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है, यदि राज्य में सरकार बनाने के लिए कोई पार्टी दावा नहीं करती है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स और IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने औषधियों, फार्मास्यूटिकल और IT हार्डवेयर क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और IT और फार्मास्यूटिकल
क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। आइए देखते हैं आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना विशेष क्या है। यह 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। यह लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन, ऑल इन वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। इस योजना की अनुमानित लागत 4 वर्षों में लगभग 60,350 करोड़ रुपये हैं। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 1,80,000 रोजगार पैदा कर सकता है। कुल 15 कंपनियों, 5 कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य विदेशी आईटी हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता को कम करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। औषधियों, फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना पर विशेष देखते हैं। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इसमें 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों की रोजगार सृजन क्षमता है। यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। यह 15,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित कर सकता है। यह योजना औषधीय उद्योग के विकास की प्रमुख योजना का हिस्सा होगी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना 10 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को अधिकतम प्रोत्साहन मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को प्रतिनिधि सभा को भंग करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भंग प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर की अगुवाई में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने लिया है। संवैधानिक पीठ ने सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया है और सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर सत्र बुलाने का आदेश दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को संसद को भंग करने के उनके फैसले के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने पुष्पा कमल दहल प्रचंड के साथ सत्ता के संघर्ष के लिए 20 दिसंबर को संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। नेपाल संसद विशेष देखते हैं। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जो उच्च सदन के रूप में नेशनल असेंबली और निचले सदन के रूप में प्रतिनिधि सभा से बना है। प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्य हैं। नेपाल विशेष के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपये है। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। के.पी. शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9।
प्रधानमंत्री किसान योजना के 2 वर्ष पूरे हुए। पीएम किसान योजना ने 24 फरवरी 2021 को 2 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पर विशेष जानकारी लेते हैं। इसे 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी घोषणा 2019 के अंतरिम बजट के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले कमजोर भूमिधारी किसान परिवार के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 75,000 करोड़ प्रति वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की पहली बैठक की मेजबानी की। भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की पहली बैठक का मेजबानी की है। आर्थिक मामलों के सचिव श्री तरुण बजाज और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? माइकल पात्रा। इस बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारी और ब्रिक्स फाइनेंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, जो 2021 में होना तय है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस द्वारा आयोजित किया गया था। 2021 में ब्रिक्स अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत का उद्देश्य निरंतरता, एकीकरण और सहमति के माध्यम से ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। भारत की अध्यक्षता के लिए थीम ब्रिक्स @15 अंतर ब्रिक्स सहयोग है। यह तीसरी बार है जब भारत 2012-2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में और तीसरी बार 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा विशेष जानते हैं। इसे दिसंबर 2006 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में आयोजित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में पूर्ण सदस्य बन गया और समूह का नाम ब्रिक्स रखा गया। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो को शेयर एवं लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।